सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ आरबीआई ग्रेड बी की जीए की कंप्लीट स्ट्रैटेजी। ये फेज 1 की स्ट्रैटेजी रहने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे विशेष कर ध्यान देना है और बाकी सारे टॉपिक्स कहाँ से पढ़ने हैं। मैं आपको फ्री सोर्सेज भी बताऊंगी, पेड सोर्सेज भी बताऊंगी, जहाँ से आप पढ़ना चाहें वहाँ से पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आप उनको पढ़ लेंगे तो आपकी पूरी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, मैंने खुद जीए में 35 स्कोर किया था आउट ऑफ 80, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है क्योंकि जीए बहुत अनएक्सपेक्टेड आया था। आपको पता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस देखने को मिले थे, स्टैटिक बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, फिर भी 35 स्कोर करना अच्छा माना जाता है मेरे हिसाब से। तो आप कैसे स्कोर कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ हमने मेंटोरशिप लॉन्च कर दी है आरबीआई ग्रेड बी की, जिसमें मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस दूंगी डे टू डे बेसिस पे और आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से फेज 1 और फेज 2 को मैनेज करना है। साथ में अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हैं तो आपको कैसे तैयारी करनी है, और फेज 2 की जितनी भी डिस्क्रिप्टिव की तैयारी है वो पूरी हमारे बैच में होगी। तो आप अगर एनरोल करना चाहते हैं तो जीरो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट से भी जाके एनरोल कर सकते हैं आप, और अपनी क्वेरीज को व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, वहां पे आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पूरा कंप्लीट एनालिसिस जीए फॉर फेज 1 ऑफ आरबीआई ग्रेड बी। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्योंकि देखिए, अगर आप सब पढ़ने जाओगे ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप क्या क्या पढ़ोगे, आपके पास अवार्ड्स हैं, आपके पास अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछली बार। इसके अलावा आपके पास स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे। फिर आपके पास कुछ नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ है, वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन इतना सब कुछ पढ़ना क्या पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो क्या हमें पढ़ना चाहिए? क्या उतने सारे क्वेश्चंस आते हैं? ये सारे डाउट्स मैं आपके इसी वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। इसके अलावा मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगी जिसको आप पढ़ सकते हो, फ्रीली अवेलेबल सोर्सेज को भी बताऊंगी और पेड वाले सोर्सेज को भी डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, इससे भी पहले एक बार हम अपना सिलेबस चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको अपना क्या मतलब आरबीआई का सिलेबस दिखाने वाली हूँ। ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं। हम ये फेज़ 2 का सिलेबस देख रहे हैं क्योंकि आरबीआई ने फेज़ 2 का ही सिलेबस हमें डिटेल में दिया है। फेज़ 1 का कोई सिलेबस हमें नहीं दिया है डिटेल से। फेज़ 1 में तो हमें बोल दिया है जनरल अवेयरनेस आती है, बाकी ऐसे कोई टॉपिक्स हमें स्पेसिफिकली नहीं दिए हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएँ। तो हमें फेज़ 2 के सिलेबस को देख के समझना है कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, समझने का कोशिश करते हैं और ये निकालते हैं कि हमें क्यों पढ़ना है, ये फेज़ 2 ओरिएंटेड पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, और किस तरीके से हम एक प्रॉपर डायरेक्शन में फेज़ 1 जीए को रेडी करेंगे। क्योंकि आपको पता ही है मेरा 35 स्कोर रहा है जीए में इस बार, और इससे पहले भी आप जब मेरे जीए के स्कोर्स देखोगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर मेरा हमेशा रहता है। तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि मैं एक सही डायरेक्शन में जीए को प्रिपेयर करती हूँ। जबकि आपने अगर सुना होगा या आपने एग्ज़ाम दिया होगा, जीए काफ़ी टफ आया था इस बार, तो फिर भी मेरा इतना अच्छा स्कोर कैसे आया वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगी। बट आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, साथ ही साथ नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप चाहो तो स्पीड लगा लो, इसमें 1.5x की स्पीड पे देख लो, लेकिन नोट्स बना लो साथ साथ में जो जो चीज़ बोल रही हूँ मैं। क्योंकि अगर आपने वो चीज़ फॉलो नहीं की तो फिर इस वीडियो का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है और आप वापस ज़ीरो पे पहुँचने वाले हो। तो अगर कोई इससे आउटपुट निकालना चाहते हो इस वीडियो को देखने के बाद, इतना टाइम दे रहे हो वीडियो देखने के लिए, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप एक छोटे छोटे नोट्स बना लो जो जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ और उसी हिसाब से तैयारी करना। ठीक है, मैं आपको लास्ट में पूरी चीज़ें समराइज़ करके भी बताऊँगी कि क्या क्या पढ़ना है आपको एट दी एंड, बट फिर भी आप लिखते जाओ जिससे कि आपको भी क्लैरिटी मिले। ठीक है, बाकी हमारा जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है, मेंटोरशिप प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें मैं आपको डे 1 से ही टू डू लिस्ट के फॉर्म में प्रोवाइड करूँगी कि आपको डेली क्या क्या पढ़ना है, सारा गाइडेंस आपको प्रॉपर्ली मिलेगा। लेकिन अगर आप उसका पार्ट नहीं बन सकते हो, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो या जो भी प्रॉब्लम है, तो फिर आप इस वीडियो से पूरा गाइडेंस अच्छे से ले लेना। ठीक है, अभी मेंटोरशिप के बारे में भी बात करेंगे कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी आप अपनी क्वेरी यहाँ पे डाल सकते हो व्हाट्सएप पे, इस नंबर पे क्वेरी डाल देना,
वहाँ पे आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। और जल्दी से ज्वाइन कर लेना अगर करना है तो, क्योंकि हम इसको जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके अगले ही दिन हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो आराम से अपने फेज़ 2 के जो चैप्टर्स हैं उनका नाम पढ़ लेते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर है। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपका जीडीपी आ जाता है। जीडीपी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस फेज़ 1 में बन जाते हैं कि भाई जीडीपी प्रोजेक्शन क्या है, आरबीआई ने कितना प्रोजेक्ट किया है, आईएमएफ ने कितना किया है। तो जीडीपी रिलेटेड फोरकास्ट आपको करके जानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको मैं अच्छे से बता रही हूँ ये, इसीलिए मैंने आपको बोला कि फ़ेज़ 2 का जो आपका सिलेबस है वो देखना इंपॉर्टेंट है। फिर इंडियन इकनॉमी हो गया। इंडियन इकनॉमी का ये कुछ बेसिक सा सिलेबस दिया हुआ है जो एकदम थ्योरी वाला सिलेबस है। इसमें से आपका कुछ करंट ओरिएंटेड नहीं बनता है। इसके बाद आपका ग्लोबलाइजेशन है। ये अब देखो ये इसमें आ गए ना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं आपके, जैसे कि आईएमएफ हो गया, आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, फिर आपके डब्ल्यूटीओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आरसेप हो गया। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी पिछली बार पूछा गया था कि किसी एक इंस्टीट्यूशन का ऑथराइज्ड कैपिटल पूछ लिया, ऑथराइज्ड कैपिटल पूछा जो हमारा इंडिया का इंस्टीट्यूशन था, तो इट वाज नॉट इंटरनेशनल बट इंडिया का इंस्टीट्यूशन था। तो आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, ठीक है, सिडबी हो गया, आपका नाबार्ड हो गया, एनएचबी, नैपफिड, इन सब के ऑथराइज्ड कैपिटल्स आपको पता होने चाहिए। कब ये इस्टेब्लिश हुए, कहाँ इनके हेडक्वार्टर्स हैं, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, ये तो कंप्लीट आपका थ्योरी बेस्ड वाला चैप्टर है और इसमें से सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो ये फेज़ 1 के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश का छोड़ दो, अब आ जाते हैं जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका जो फिनेंस स्टैटिक वाला पार्ट है वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके मैं सोर्सेज भी बताऊँगी कहाँ से आप पढ़ सकते हो, तो आप थोड़ा सा बस धीरज रखो, वीडियो अच्छे से देखो। फिर आ जाता है आपका फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मैंने बोला इंटरनेशनल, नेशनल, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, नेशनल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इंटरनेशनल भी इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था आपका, एमपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था आपका। इसके अलावा आपके फंक्शंस ऑफ आरबीआई में से क्वेश्चन आया था कि ये वाला फंक्शन इसको क्या बोलते हैं, जैसे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है एक फंक्शन। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे फंक्शंस आरबीआई के हैं, फॉरेक्स से रिलेटेड हैं, तो इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके, इसीलिए इसको भी रेडी करना है आपको। बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, ये तो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ ही गए, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, इसके अलावा आपका ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम हो गया, इम्पैक्ट ऑन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इससे बहुत कम आता है। ठीक है, इसके अलावा आईटी से भाई बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एआई से बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे हमारे जो यूपीआई है, यूपीआई से रिलेटेड जितने भी हमने आरटीजीएस, एनईएफटी, जितने भी हमने बोलते हैं कि गोल पोस्ट हमने क्लियर किए हैं या जितने भी इंडिया ने अचीवमेंट्स किए हैं इस फील्ड में, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका नॉन बैंकिंग सिस्टम, भाई एनबीएफसी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज होती हैं। ठीक है, उनके पर्पस क्या होते हैं, कितना परसेंटेज उनको किस चीज़ में रखना होता है, तब वो जाके एनबीएफसी कहलाती हैं। जैसे अकाउंट एग्रीगेटर वाली जो एनबीएफसी होती है उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया था। फिर आपका नॉर्मल पेमेंट बैंक जो होती है ना, जैसे अभी रिसेंटली आपका पेटीएम पेमेंट बैंक का आपका लाइसेंस रद्द किया गया, कैंसिल किया गया, तो पेमेंट बैंक से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इसका जो पेड अप कैपिटल कितना बोला गया है, आरबीआई ने नेट वर्थ कितना बोला गया है। इसके अलावा इसको सीआरआर एसएलआर की रिक्वायरमेंट्स मेंटेन करनी होती हैं या नहीं करनी होती हैं। इसके बाद इसको कितना क्रार, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इससे तो आप फाइनेंस का मैं बोल रही हूँ ना, स्टैटिक बहुत अच्छे से रेडी कर लेना। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, मनी मार्केट से क्वेश्चंस आते हैं आपके, कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल डिपॉजिट्स, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट में से भी आया था, बासल 3 नॉर्म्स जो थे ना, उसमें से एक क्वेश्चन आया था आपका। तो ये सब आपका फेज़ 1 में क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ आपको। फेज़ 2 का तो ये सिलेबस है ही, बट फेज़ 1 में भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिले थे। इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो भाई इसकी जितनी स्कीम्स हैं वो कर लेना बहुत अच्छे से, स्कीम से क्वेश्चंस आते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की आपकी स्कीम्स हैं, जैसे कि आपकी पीपीएफ हो गई, आपकी ये अटल पेंशन योजना हो गई,
JJBY, SBY, इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं भाई। फेज़ 2 में तो आते ही आते हैं, फेज़ 1 में भी आते हैं, ठीक है। अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया, इसमें से भी कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, इसमें से भी आपको आ सकते हैं कि भाई कौन सी टाइप की कमिटीज़ होती हैं, जैसे ऑडिट कमेटी हो गई, ठीक है। ऑडिट कमेटी के अलावा नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन वाली कमेटी, फिर रिस्क मैनेजमेंट वाली कमेटी। तो इसमें से ये पूछ लेते हैं कि भाई ऑडिट कमेटी में कितने परसेंटेज आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, 50% होते हैं या 2/3 होते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं भाई। यूनियन बजट मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, इसमें से भी 2-3 क्वेश्चंस पूछ ही लेता है वो। और इसका आपका करंट वाला पार्ट, ठीक है, करंट वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है और स्टैटिक वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे एक क्वेश्चन आया था आपका, पीयूष गोयल जी जो हैं वो किस किस मिनिस्ट्रीज़ को देख रहे थे इससे पहले वाले पीरियड में, इससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे उस वाले में उनको कौन सा मिला था मिनिस्ट्री, तो उससे क्वेश्चन पूछ लिया था। तो यूनियन बजट में भी कौन आपका यूनियन बजट पेश करता है, इस बार निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, तो कितनी बार कर चुकी हैं वो इससे पहले। ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं। ये जो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये प्योरली फेज़ 2 के लिए है, तो इसको आप फेज़ 1 के लिए बिल्कुल भी छोड़ के भी चले जाओगे तो चल जाएगा। इन्फ्लेशन से रिलेटेड इन्फ्लेशन टारगेट्स आपके आते हैं, ठीक है, कि इन्फ्लेशन टारगेट इस बार कितना रखा गया है और कितना प्रोजेक्शंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रोजेक्शंस हो जाते हैं, ठीक है, कि आरबीआई ने कितना प्रोजेक्शन दिया है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में। और फिर मैनेजमेंट तो आपका पूरा टोटली फेज़ 2 से रिलेटेड है आपका। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपके फेज़ 1 में क्वेश्चंस फेज़ 2 से आते हैं, ठीक। क्वेश्चन आ जाता है कि इतने सारे क्वेश्चंस टाइप आते हैं आपके, डेज एंड डेट्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। डेज एंड डेट्स से अच्छा थीम्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा आपके जीएसटी रेट से क्वेश्चन आ जाते हैं। जीएसटी तो आपका सिलेबस फेज़ 2 का भी पार्ट है आपका, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का पार्ट है। तो इसमें स्लैब्स पूछ लिए गए थे कि इस वाली स्लैब में कौन कौन सी चीज़ें, 0% स्लैब में पूछ लिया था। फिर इसके अलावा आपके कुछ और भी क्वेश्चंस जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स के क्वेश्चंस आ गए थे। हिस्ट्री में आपका पूछ लिया था बरदौली सत्याग्रह में किसको क्या मतलब एक क्वेश्चन आया था बरदौली सत्याग्रह में। यार ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, मैं इसको स्क्रीन पे लिखवा दूंगी तो आपको भी समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस आए, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए कि अकॉर्डिंग टू एरिया विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखे गए। अब आप बोलोगे कि मैम इतने सारे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमें पढ़ना क्या क्या है। अब ये सारी चीज़ें करने जाओगे आपको भी पता है फेज़ 1 का जीए अगर करने जाओगे तो फेज़ 2 कब पढ़ोगे। और अगर सिर्फ यही करना होता तो इसको क्वालिफाइंग नहीं रखते ना, इसको क्वालिफाइंग रखा है तो सिर्फ हमें इतना करना है जितना हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए और थोड़ा बहुत ऊपर आ जाए जिससे कि हमें टेंशन ना हो। अब आपको भी पता है कट ऑफ पिछली बार कितनी गई थी, मेरा 35 मार्क्स रहा था। तो 35 मार्क्स मैं किस तरीके से लेके आई, इतना सब कुछ तामझाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताती हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी पीआईबी, ठीक है। पीआईबी कहाँ से पढ़ सकते हो, देखो पीआईबी एक तो रॉ आप पढ़ सकते हो, एक तो आप रॉ जाके पढ़ सकते हो पीआईबी की वेबसाइट पे। दूसरा तरीका है जो ये तो फ्री सोर्स हो गया, पेड सोर्स में आप सीजीबी मेंटोर्स का जो कंपाइलेशन प्रोवाइड करते हैं वो आप चेक कर सकते हो। उनका पीआईबी का कंपाइलेशन मुझे बेस्ट लगता है। आप किसी और का भी देख सकते हो, जिसका भी आपको अच्छा लगे आप उससे पढ़ सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी सीजीबी मेंटोर्स, क्योंकि उन्होंने क्या जो पीआईबी कंपाइलेशन है उनका उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें तो दे ही रखी हैं। उसके अलावा जो भी चीज़ें पीआईबी में आ रही हैं इंपॉर्टेंट वो भी सब हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर की है। कॉम्प्रिहेंसिव वे के साथ साथ उन्होंने उसको बहुत नटशेल में भी रखा है, मतलब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत अच्छे से कवर किया है, बाकी चीज़ें बहुत ही शॉर्ट में कवर की हैं, जिसको जितना पूछा जाता है एग्जाम में वैसे ही रखा है। तो ये एक पेड सोर्स आपके लिए अच्छा हो सकता है, अगर आप इसको लेना चाहो तो बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो पीआईबी या तो आप रॉ पढ़ लो या जो मैंने आपको सोर्स बताया वहाँ से कर लो आप। पीआईबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके जितने इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स आपके न्यूज़ में होते हैं, जैसे आपके पोषण पखवाड़ा हो गया, पोषण पखवाड़ा कब आया था, ठीक है। फिर इसके अलावा आपकी बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है, वो पीआईबी से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सक्षम करके प्रोग्राम है, एक आपका सागरमाला इनिशिएटिव है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं ना वो पीआईबी से ही आपके पूछे जाते हैं, तो उनको आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उनके ईयर्स
कब वो लॉन्च हुए थे और अभी कुछ लेटेस्ट उनका जो भी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। साथ ही साथ आपके आरबीआई के सर्कुलर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, या तो आप इसको डायरेक्टली वेबसाइट से कवर कर सकते हो या अगेन कोई पेड कंपाइलेशन से भी आप कवर कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें आरबीआई के सर्कुलर्स में आपका जो फिनेंस का स्टैटिक है वो भी साथ साथ में आप करते जाना। तो आरबीआई के सर्कुलर्स में अगर आपका कोई पेमेंट्स बैंक के लिए या स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कुछ आया है सर्कुलर, तो वहाँ से आप अपना स्टैटिक भी कवर कर लो और सर्कुलर से अपना जो करंट इवेंट है, कोई भी अपडेट है, नोटिफिकेशन है, तो वो वहाँ से कवर कर लिया आपने। फिर आ जाता है आपका तीसरा नंबर का बजट। बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट में जितनी स्कीम्स आई हैं ना वो आपको अच्छे से कर लेनी है। साथ ही साथ पीआईबी में जितनी स्कीम्स पूछी जाती हैं वो भी आपको अच्छे से करनी है। स्कीम्स को ना आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की स्कीम्स, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम, ये कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं जिसको आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरी कवर करनी है, फुल्ली कवर करनी है। बाकी सारी आपकी जितनी न्यूज़ में है, पीआईबी में है, वहाँ से आप कवर करते जाओ और उनका स्टैटिक याद से आपको कवर करना है। भाई स्टैटिक अगर नहीं किया ना तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं आपकी, तो ये आपका पीआईबी, आरबीआई सर्कुलर्स, बजट हो गया। फिनेंस रिलेटेड जितना भी करंट आता है ना आपका, फिनेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स, तो वो आपको कवर कर लेना है। जो आपका जैसे किसी बैंक के बीच में एमओयू हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं किसी बैंक के एमओयूज़ हो गए, वो आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। किसी बैंक ने कोई नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, कोई नई टाइप की एफडी की स्कीम लॉन्च की है या कोई लोन स्कीम लॉन्च की है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बैंक रिलेटेड जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आता है ना आपका, जो करंट वाला आता है, उसको आपको कर लेना है। आरबीआई के अलावा बोल रही हूँ, आरबीआई सर्कुलर्स में तो आरबीआई का कवर हो जाएगा, बाकी बैंक्स का जितना भी है करंट अफेयर वो आपका फाइनेंस करंट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हो गई और 5वीं चीज़ें आपकी स्कीम आ जाती है, स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्कीम्स मैंने आपको बताया कि स्टैटिक वाली भी कवर करनी है इन तीनों मिनिस्ट्रीज़ की, और साथ में जो भी न्यूज़ में आ रही है पीआईबी, उसको भी स्टैटिक वाले मतलब उसका स्टैटिक भी कवर करना है आपको, सिर्फ करंट पढ़ना नहीं है। आपने अगर सिर्फ इतना पढ़ लिया कि भाई अभी जैसे अटल पेंशन योजना है, ठीक है, अटल पेंशन योजना है, तो उसमें आपको करंट इवेंट में ये बता देंगे कि इसके इतने साल पूरे हो गए। जैसे अभी रिसेंटली आपके मुद्रा के कंप्लीट हुए अप्रैल में, है ना, मुद्रा के कंप्लीट हो गए कुछ साल, तो उसकी न्यूज़ आ गई कि उसमें कितने परसेंटेज लोग अभी तक ले चुके हैं लोन, ठीक है, उसमें विमेन कितनी ले चुकी हैं। तो ये सारी न्यूज़ आपकी आती रहती है। एपीवाई में भी नंबर ऑफ़ एनरोलमेंट्स बता देते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन इसका जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसमें उस स्कीम में कितना क्या कब वो लॉन्च हुई थी, किस चीज़ के लिए लॉन्च हुई थी, किस किस को कवर करती है। एलिजिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ें अगर आप कवर करते जाओगे ना तो ये आपको फ़ेज़ 2 में भी हेल्प करेगी। और अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि फ़ेज़ 2 का जो सिलेबस है वो फ़ेज़ 1 में बहुत हद तक पूछा जाता है। तो आप रैंडमली इतने सारे टॉपिक्स कवर करने से बेटर है कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो कवर कर लो, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है रिपोर्ट्स वाला सेक्शन, ठीक है। रिपोर्ट वाला सेक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। रिपोर्ट्स, रैंकिंग्स, जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं आपकी वो आपको कवर करनी है। जैसे एचडीआई इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। फिर आपका और भी कई सारे इंडेक्सेस आते हैं। आईएमएफ से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं वो इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं वो इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। इन सारी रिपोर्ट्स को आपको हाईलाइट्स उनके कवर करने हैं। अब इनके ना हाईलाइट्स आप या तो किसी पेड मटेरियल से डायरेक्टली कवर कर लो, या अगर आप चाहते हो कि फ्रीली मैं कैसे कवर कर लूँ, तो चैट जीपीटी की हेल्प से आप उसको कवर कर सकते हो। जैसे चैट जीपीटी को आपने बोल दिया कि ये सो एंड सो रिपोर्ट के मुझे शॉर्ट नोट्स बना के दे दो, तो आप उस तरीके से भी कवर कर सकते हो उसको, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके बाकी के टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका अवार्ड्स हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गया, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ हो गई, डेज एंड डेट्स हो गए, ठीक है। और ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को तो हटा ही दो भाई, इतना डिटेल में नहीं जाके पढ़ना है। बट जो जो चीज़ें बाकी की आ गई वो आपको मैराथन से कवर करनी है। तो काफ़ी सारी यूट्यूब पे मैराथन्स होती हैं ना मंथली वाली, वो वाली आपको वहाँ से कवर कर लेनी है, और कुछ भी नहीं पढ़ना है, और उसके लिए अलग से कुछ भी मटेरियल नहीं पढ़ना है। मेरी बात मानो तो इतना कर लेना। अगर आप इतना कर लेते हो ना तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। मेरे इसी तरीके से आए थे। मैं सही बता रही हूँ आपको, फ़ेज़ 1 ओरिएंटेड जीए जो होता है, जिसमें आपके अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये मैंने अलग से नहीं पढ़ी थी, ये मैंने मैराथन से ही कवर की थी, और मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन उसी से बन गए थे। तो जितनी भी मैराथन्स आती हैं, जो आपको अच्छे लेवल की मैराथन्स लगें, जिसमें आप प्रीवियस
ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस ज़रूर करना, उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं। उस टाइप के क्वेश्चंस जो भी चैनल कवर कर रहा है उसके आप मैराथन्स देख लेना, ठीक है। साथ ही साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आ जाती है वो है मेंटोरशिप, ठीक है। वो क्या है? मेंटोरशिप। अब मेंटोरशिप में हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें ना आपको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड होगा, पूरा गाइडेंस आपको दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आपको फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 को साथ में लेके चलना है, ठीक है। और आपको मैं बताऊंगी कि कैसे आपको डेली के टारगेट्स फुलफ़िल करने हैं, क्योंकि कई सारे वर्किंग एस्पिरेंट्स भी इसकी तैयारी करते हैं, तो उनको कैसे कवर करना है। साथ ही साथ दूसरी चीज़ आ जाती है कि मैं कैसे डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करूँ। कई सारे लोग डिस्क्रिप्टिव को ओवरलुक कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका बहुत सारा आपका वेटेज है फ़ेज़ 2 में। तो फ़ेज़ 2 की तैयारी भी हम करा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें इंटरव्यू की जो तैयारी रहेगी वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो जितने भी लोग क्वालिफाई करेंगे फ़ेज़ 2 को, उनको इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है, वो जो गाइडेंस है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा। तो इस मेंटोरशिप में आप एनरोल करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। आपको मैंने नंबर दे ही दिए हैं व्हाट्सएप के, इस नंबर पे जाके व्हाट्सएप कर लेना, और अगर चाहो तो डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। ज़ीरो के ऐप पे डाउनलोड कर लेना ज़ीरो के ऐप को, या फिर इसकी वेबसाइट भी है www.zeroeducators.com। ये यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखो, ये यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ से जाके आप एनरोल कर सकते हो। जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके अगले दिन हम इसको स्टार्ट कर देंगे। तो जितना जल्दी आप एनरोलमेंट कर लोगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि हम जैसे ही सीट्स फुल हो जाएंगी इसके एनरोलमेंट्स बंद कर देंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपने कवर कर ली, तो आपका फ़ेज़ 1 का जीए जैसे मैं 35 ले आई ना, आप मुझसे ज़्यादा लेके आ सकते हो, सिर्फ इतनी सारी चीज़ें कवर करके, ठीक है। चलो बाय बाय, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और किस किस पे वीडियो चाहिए। बाय बाय।